केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंकाली और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में जिस तरीके से यहां लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इसमें अब एक के बाद एक जो टिकटों के बंटवारे को लेकर घमासान है वो दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव से जुड़ी वो खबरें और उनका विश्लेषण जो आपने अब तक कहीं नहीं देखा वो आपको हम दिखाएंगे, जो डिकोड करेगा पॉलिटिकल पार्टीज के सियासी गुड़ागर्द को भी। क्या आपने देखा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी थोड़े थोड़े खफा से हैं। वो खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज बता रहा है कि तेजस्वी को ज्यादा सीटें मिलने उन्हें अखर रहा है। क्या आपने देखा कि बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई बड़े संकेत दिए गए हैं, जिसमें कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए हैं। क्या आपने देखा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच शेरो शायरी की तुकबंदी भी चल रही है? और क्या आपने ये भी देखा कि आज मैथिली ने बीजेपी ज्वाइन करने के साथ चुनाव को लेकर क्या बड़े दावे किए? सब दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग की पार्टी को मिली हैं, जिससे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा खुश नजर नहीं आ रही हैं। दोनों ही नेता चिराग पर सीधे अटैक नहीं कर पा रही हैं, लेकिन चिराग ने जेडीयू के खाते वाली सीटों पर दावा ठोक कर मांझी को मौका दे दिया है। और अब मांझी ने इसी बहाने से चिराग पर हमला बोला है और उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। एगो से कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी अभी भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। मांझी ने नीतीश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, जिससे नाराजगी थी उसके खिलाफ खुद न बोलकर नीतीश की नाराजगी का सहारा लिया। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने से HAM यानी हम खफा दिख रही है, लेकिन अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए बीजेपी की जरूरत और एनडीए का साथ बनाए रखना है। इसलिए मांझी सीधी बात करने की जगह सियासी जुबान बोल रहे हैं। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? एगो से कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। ज्यादा की उम्मीद में कम मिलने की टीस जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ समझी जा सकती है। उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि निगाहें किधर हैं और निशाना किधर। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 2020 विधानसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी, जिनमें से पार्टी पिछले चुनाव में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार जीतन राम मांझी लगातार 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे थे। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम 7 से 8 विधायकों की जरूरत थी। इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें देने का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि उनके सपने को तोड़ दिया। 2015 में 21, 2020 में 7 और अब 6 सीटें। एनडीए में लगातार घटते कद से परेशान जीतन राम मांझी ने बागी तेवर तो नहीं अपनाए, लेकिन अपना दर्द बयां करने के साथ चिराग की पार्टी पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी की नाराजगी चिराग के मखदुमपुर सीट पर कैंडिडेट ऐलान करने पर भी है। दरअसल मखदुमपुर सीट जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट है। 2010 में मांझी जेडीयू से विधानसभा चुनाव यहीं से जीते थे। 2015 में हम के उम्मीदवार के रूप में हार गए थे।
2020 में जीतन राम मांझी के उम्मीदवार ने ही चुनाव लड़ा था, लेकिन हम उम्मीदवार देवेंद्र कुमार आरजेडी से हार गए थे। मांझी पिछले तीनों चुनावों से यहाँ सक्रिय रहे, जबकि चिराग ने यहाँ से रानी चौधरी को उम्मीदवार तय किया है। चिराग के इस कदम से जीतन राम मांझी नाराज है। जीतन राम मांझी ने गुस्से में ऐलान कर दिया कि बोधगया और मखदुमपुर से एलजेपी के खिलाफ सिंबल देंगे। हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। मांझी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, और नाराजगी की वजह है चिराग को ज्यादा सीटें मिलना। 2015 के चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी। 40 सीटों में से एलजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में एलजेपी आर ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा, क्योंकि चिराग का नीतीश के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। चिराग ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई थी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपीआर को सीटें कम करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग के कॉन्फिडेंस की वजह 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन है। चिराग ने 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन से एनडीए का विश्वास हासिल किया। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में एक्टिव हो गए। नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। लेकिन चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। लिहाजा जेडीयू ने गठबंधन धर्म का लिहाज रखते हुए उनका विरोध किया। अंदर से आ रही खबरों के मुताबिक जेडीयू इस बात से भी नाराज है कि उसके हिस्से की सीटें एलजेपी को दी गई। तो शायद यही वजह है कि केसी त्यागी ही नहीं, चिराग से नाराज चल रहे गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया। आज जो लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं, 2010 में नीतीश कुमार जी और बीजेपी, यही 2 पार्टी थे, दोनों ने मिलकर के लगभग 85% प्लस में स्ट्राइक रेट हुआ था। 243 में से 206 सीट लिए थे। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। हालांकि बिहार बीजेपी अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए है। बिहार बीजेपी कह रही है एनडीए में सब ठीक बात। कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। कैमरे के सामने कुशवाहा साइलेंट है, मांझी साइलेंट है, यहां तक कि चिराग भी साइलेंट है। लेकिन बीजेपी सभी सीटों के जल्द ऐलान की बात कर रही है। अब ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन एनडीए के लिए मन में खटास के साथ सियासी दुश्मन पर चुनावी आघात करना कितना फायदेमंद होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर नीतीश और चिराग के बीच अभी कुछ सीटों पर तनातनी चल ही रही थी कि इसी बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री समेत 10 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि दोनों डेप्यूटी सीएम समेत 13 मंत्रियों को टिकट जारी कर दिया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में 46 उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है और बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 9 महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। चुनावी रण में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जहां एक तरफ महागठबंधन ने
अब तक सीटों पर पेच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर ऐलान कर दिया है कि वो इस चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई बड़े संकेत छिपे हैं। लिस्ट को लेकर अब सियासी पारा हाई है, क्योंकि बीजेपी ने कई दिग्गजों के टिकट भी काट दिए हैं। जिनका टिकट कटा, सीट पटना साहिब 2020 में नंद किशोर यादव और अब 2025 में रत्नेश कुशवाहा। नंद किशोर यादव पिछले 30 साल से विधायक थे, उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है बीजेपी। रत्नेश कुशवाहा पेशे से वकील है। पीएम की मां के एआई वीडियो का केस रत्नेश नहीं लड़ा था। रत्नेश सम्राट चौधरी के करीबी माने जाते हैं। सीट कुमरार, साल 2020 में अरुण कुमार सिन्हा और अब 2025 में संजय गुप्ता को टिकट। अरुण सिन्हा 20 साल से विधायक थे। अरुण सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। युवा उम्मीदवार को बीजेपी ने मौका दिया। सीट राजनगर, साल 2020 में रामप्रीत पासवान और 2025 में सुजीत पासवान। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान को टिकट नहीं, रामप्रीत पासवान की जगह नए चेहरे सुजीत पासवान को मौका। रामप्रीत पासवान को पिछले चुनाव में विरोध का सामना करना पड़ा था। सीट नरपतगंज, साल 2020 में जयप्रकाश यादव को टिकट और 2025 में देवंती देवी। वर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट कटा। नरपतगंज में युवा चेहरे को मौका मिला। यादव समाज की देवंती यादव को टिकट मिला। सीट औराई, 2020 में राम सूरत कुमार और 2025 में राम निषाद को टिकट मिला। बीजेपी ने औराई में राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की। मौजूदा विधायक राम सूरत राय का टिकट कटा। उनकी जगह कांग्रेस से आए अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को टिकट मिला। अजय निषाद लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए थे। सीट सीतामढ़ी, 2020 में मिथिलेश कुमार और अब 2025 में सुनील कुमार पिंटू। पूर्व जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से टिकट मिला है। सिटिंग विधायक मिथिलेश कुमार का टिकट काट दिया गया। कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं सुनील कुमार पिंटू। सीट आरा, 2020 में अमरिंदर प्रताप सिंह और अब 2025 में संजय सिंह टाइगर को टिकट। आरा से पूर्व मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट काटा गया। संजय सिंह टाइगर पर बीजेपी ने भरोसा जताया। सीट कटोरिया, साल 2020 में टिकट मिला था निकी हेम्ब्रम को और अब 2025 में पूरनलाल टुडू। निकी हेम्ब्रम का टिकट काटा गया। पूरनलाल टुडू को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। जहां जिस समाज की आबादी ज्यादा, वहां उसी समाज के नेता को प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पहली लिस्ट में 15% टिकट भूमिहार समुदाय के नेताओं को मिले। कुल 11 भूमिहार नेताओं को टिकट दिया गया। 17 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। 11 सीटें अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को मिली। 6 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को दी गई। 9 सीटें महिलाओं के लिए तय की गई। 40% युवा चेहरे को मौका देकर बीजेपी ने नई लीडरशिप को तलाशने के साफ संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने इसके जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ईबीसी और ओबीसी आबादी पर फोकस बढ़ाया। एससी एसटी को सामान्य सीटों पर भी मौका दिया। भूमिहारों को 11 सीटें देने से उच्च जातियों में वर्चस्व के संकेत दिए। सबके साथ सबके विकास के लक्ष्य पर जोर दिया। पहली लिस्ट में जाति, युवा, महिला जैसे समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया और अब ये 71 योद्धा चुनाव में कितना दम दिखा पाएंगे, ये तो 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर की आज सियासी पारी की शुरुआत हो गई। मैथिली ने पटना में बीजेपी ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ले ली है। मैथिली ने कहा कि वो पीएम मोदी से इंस्पायर होकर राजनीति में आई है। चुनाव लड़ने को लेकर मैथिली कह रही हैं कि जो पार्टी का आदेश होगा
मैं वही मानूंगी। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने दिखाते हैं आपको। मैथिली आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी हैं। क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया? मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित होकर के, मैं बिहार की हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी काफ़ी प्रभावित होकर के, उन दोनों के सहयोग के लिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे याद है कि आपने सेल्फी लिया था प्रधानमंत्री जी के साथ किसी फंक्शन में और परमिशन लिया था। क्रिएटर्स डे अवार्ड। हाँ, शामिल होना इस बात को क्यों प्रभावित रहती हैं प्रधानमंत्री के अंदर? बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत सारे और पॉलिटिशियंस को सुनते आती हूँ, लेकिन जब टीवी में उनकी आवाज़ बज रही होती है तो ऐसा लगता है कि ये सुनना है, और अच्छे से सुन पाती हूँ। तो काफ़ी जोड़ते हैं वो हम सबको। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एज ग्रुप के लोगों को कनेक्शन महसूस होता है। हर एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग उनको ध्यान से सुनते हैं, महिलाएं सुनती हैं। तो कहीं कुछ तो ऐसी बात है प्रधानमंत्री जी में। तो ये आपकी एक तस्वीर हमने देखा पिछले हफ्ते नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी के साथ, और उसमें विनोद तावड़े जी ने पोस्ट लिखा था कि बिहार से जो लोग वापस चले गए थे 90 के दशक में, वो फिर से आना चाहते हैं, और आपके बारे में कहा कि बिहार के लिए सेवा करना चाहती हैं। तो उसका तात्पर्य क्या था? तात्पर्य वो जब उन्होंने लिखा होगा तो कुछ सोच के लिखा होगा। मैं तो यही जानती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और मैं उनके सहयोग के लिए बिहार आई हूँ, और मुझे जो भी पार्टी आदेश देगी मैं वो करूँगी। कितने उम्र की थी आप जब आपके पिताजी बिहार छोड़ के चले गए? मुझे लगता है रिपब्लिक के साथ मैंने अपना पूरा लाइफ इंटरव्यू दिया है। मैं 7-8 साल की थी तब मैं दादा दादी के पास से म्यूज़िक सीखने पापा के पास चली गई। और वापस क्यों आना चाहते हैं? क्वेश्चन कम 3-4 क्वेश्चन। वापस क्यों आना चाहते हैं? वापस मैं आती रहती हूँ, घर है, आती रहती हूँ और अच्छा लगता है जी। और ये बताइए, आप कंटेस्ट आ रही हैं चुनाव, क्योंकि आपने इच्छा जाहिर किया था कि आपका जहाँ गांव पड़ता है बेनीपट्टी में, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जन सेवा कर सकूं, अपनी आवाज़ के माध्यम से मैं जन जन तक जो पार्टी की विचारधारा है वो पहुंचा सकूं। आवाज़ के माध्यम से जी, जन जन तक बात पहुंचाएंगे। क्या क्या पहुंचाएंगे? जन जन तक पार्टी की विचारधारा पहुंचा सकूं। और क्या काम करना चाहती हैं बिहार के लिए? मैं खुद से नहीं सोचूंगी, जब मुझे पार्टी आदेश देगी मैं वो काम करूंगी। तो चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? जब पार्टी आदेश देगी तो ज़रूर। सुना गया है कि अलीनगर से आपको फील्ड किया जा रहा है, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मुझे इसके बारे में अभी पूरी पक्की खबर नहीं पता। मैं आप लोगों के माध्यम से ही सुन रही हूँ। जब पार्टी मुझे कुछ आदेश देगी तो मैं ज़रूर मानूंगी। युवा कलाकार मैथिली ठाकुर पूरे और नीतीश कुमार से किस रूप में प्रभावित रहती हैं? आपने कई बार हमने देखा है आपका इंटरव्यू कि बिहार मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी से सब प्रभावित है, बच्चा प्रभावित है। पूरा करने के लिए दल में शामिल हुई हैं। और छठ भी आ रहा है, अभी सब लोग देख रहे थे कि आपसे पूछ रहे थे गाना गाने के लिए। आपके संगीत से मैं भी प्रभावित रहता हूँ। काफ़ी कम उम्र में आपने बिहार का नाम किया है, तो आप मेरे दर्शकों के लिए भी सुना दीजिए। बाजना बाजे शहनैया, छठी मैया थी न आई, छठी मैया थी न आई। और अब बात महागठबंधन की। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि लालू यादव ने बिना सहमति के ही कल कुछ आरजेडी उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल जारी कर दिया, लेकिन जब तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने देर रात उन प्रत्याशियों को बुलाकर उनसे पार्टी का सिंबल वापस ले लिया। अंदर खाने से खबर आ रही है कि तेजस्वी ने कांग्रेस के दबाव की वजह से आरजेडी उम्मीदवारों से पार्टी का सिंबल वापस लिया है। उधर आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद के बीच शेरो शायरी में एक दूसरे पर वार पलटवार किया गया। दिखाते हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी महागठबंधन में घटक दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कल तेजस्वी यादव दिल्ली आए तो सही, लेकिन खाली हाथ लौटे। चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अब महज 4 दिन का समय बचा है, लेकिन सीट को लेकर दलों में तकरार बनी हुई है।
महागठबंधन में आरजेडी के साथ टिकट को लेकर कांग्रेस भी लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। जारी बातचीत के बीच दोनों दलों के दो नेताओं के बीच दोहे और शायरी के जरिए भी एक दूसरे को नसीहतें दी जा रही हैं। दोनों दलों में जारी तकरार के बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहीम के एक दोहे को लिखते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हालांकि दोहे के अलावा उन्होंने किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया, न ही नाराजगी की बात लिखी। हालांकि उन्होंने ये जरूर लिखा कि हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दोहे के जरिए कांग्रेस को बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। आगे लिखा हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। अब मनोज झा के पोस्ट के करीब 1 घंटे बाद कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उनके पोस्ट पर ही एक शायरी के जरिए जवाब देते हुए लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। दोनों के बीच जिस तरह से तुकबंदी की गई, उससे यही लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर अगले 1-2 दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन महागठबंधन में आखिर कहां पेच फंसा है, जरा ये भी समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस करीब 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। इसका कारण है कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड। तो वहीं कांग्रेस का तर्क है कि राज्य में पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उधर लेफ्ट को भी 32 से 35 सीटें देने पर चर्चा है। वहीं वीआईपी को भी 15 से 16 सीटें देने पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी की तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी नजर है। हालांकि इन सबके पहले कांग्रेस के साथ ही बात नहीं बन पा रही और फिलहाल कुछ भी तय नहीं हो पाया। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही रसाकसी के बीच कल जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे तो सोमवार की रात आरजेडी के नेताओं को बुलाया गया। देर रात अचानक बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए एक एक करके आरजेडी के कई नेता राबड़ी देवी के आवास पर इकट्ठे हुए। बैठक के बाद सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और हम जल्द ही सीटों की घोषणा कर देंगे। आधी रात में बुलाई गई इस बैठक के बाद माना यह जा रहा था कि मंगलवार को सीटों की शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन दिन बीत चुका है, शाम भी बीत चुकी है, न ही बात सामने आई है और न ही सीटों का फॉर्मूला। अब देखना ये होगा कि नामांकन दाखिल करने को अब जब महज 4 दिन बचे हैं तो सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम मुहर कब तक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव कल दिल्ली से आए तो सही, लेकिन खाली हाथ लौटे। इसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में कुछ न कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन ना आज साफ हो पाया है। अब देखना यह होगा कि कल भी साफ हो पाता है या फिर नहीं। रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी लगातार खबरें जारी। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। एक बार फिर बात बिहार की। बिहार में चुनावी बिगुल बज गया है और हर तरफ सियासी हलचल है। छपरा में क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या उन मुद्दों की चर्चा हो रही है, छपरा से दिखाते हैं आपको, पूछता है बिहार। छपरा का मुद्दा क्या है? कुछ मुद्दा नहीं है, सब लोग तो वही है, विधायक वही है, सांसद वही है। 35 साल के शासन काल में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। विकास हुआ है, विकास धरातल पे तो अभी तक नहीं दिखता है। शिक्षा में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, ये तो सरकार के आंकड़े हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बिहार की चुनावी सरगर्मी और सियासी तापमान को मापने के लिए, और हम पहुंच गए हैं छपरा।
छपरा सारण जहां कभी लालू प्रसाद यादव जीते थे, गढ़ हुआ करता था। हालांकि सारण लोकसभा क्षेत्र लगातार राजीव प्रताप रूडी जीत रहे हैं और सारण की छपरा सीट की बात करें, यहाँ भी बीजेपी लगातार क्रम से लगातार जीत रही है, विधायक बन रहे हैं सीएन गुप्ता। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार बीजेपी के गढ़ में फिर सेंध लगेगी, क्या फिर से आरजेडी अपनी ज़मीन वापस ले पाएगी? छपरा के लोग क्या कह रहे हैं, हम समझने के लिए छपरा के जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ के लोग जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी मौजूद हैं, जनता भी हैं। छपरा के मुद्दे क्या हैं वो समझने के लिए एक बार तालियां बजाइए और ताली बजाकर स्वागत करते हैं दर्शकों का। छपरा के मुद्दे क्या मुद्दे? छपरा का मुद्दा क्या है? कुछ मुद्दा नहीं है, सब लोग तो वही है, विधायक वही है, सांसद वही है, लेकिन विकास हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान में विकास हुआ है। विकास हुआ है? विकास हुआ नहीं, देखिए 4 लेन बन गया, हाई बन गया, कोची बन गया, सब लेकिन हाँ, पानी की बरसात होता है छपरा डूब जाता है। कहाँ कोई बोला सांसद विधायक इस विषय पर? 50 करोड़ का छपरा में हानि हो गया, कहाँ कोई बोला लोग? कहाँ कोई बोला लोग? तो छपरा में विकास नहीं हुआ? छपरा में विकास नेता का हुआ है। हाँ, नेता का छपरा विकास हुआ है। बीजेपी ने कुछ नहीं, यहाँ सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी बीजेपी का मेयर का भाई, केवल नेताओं का यहाँ विकास हुआ है। 15 साल और 20 साल 35 साल के शासन काल में यहाँ कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी से कौन है यहाँ पर? हम हैं? कुछ नहीं हुआ है भाई। विकास हुआ है। तो विकास कह रहे हैं कि सड़क, देखिए आपदा तो कभी भी आ सकता है। आपदा नहीं, बारिश में कभी बारिश आया है विगत 20 वर्षों के बाद ऐसा बारिश हुआ है। 11 घंटा का जो भी आए हैं, हम भी आए हैं। सिवान छपरा रोड पूरा बेहाल है, ट्रैफिक जाम है, हम भी छपरा में ही घूमे हैं। तो ये स्थिति क्यों है? विधायक हैं, सांसद हैं बीजेपी के, तो विकास हुआ नहीं है। विकास का वही तो कह रहा हूँ, विकास हुआ है। विकास हुआ है, विकास हुआ है। नहीं, देखिए विकास की जहाँ तक बात करें तो विकास धरातल पे तो अभी तक नहीं दिखता है। बशर्ते कि 2 टर्म से विधायक यहाँ, लेकिन विधायक किसी काम के नहीं है। अगर इस बार उनको नहीं बदला गया तो भाजपा यहाँ से बुरी तरह हारेगी, ये तय है। सीएन गुप्ता जी को हटाया? बिल्कुल, वो किसी काम के नहीं है। यहाँ विधायक से नाराजगी है, मोदी जी से नाराजगी नहीं, मोदी जी से नाराजगी नहीं, जी से नाराजगी नहीं, वो तो विकास का काम कर। ये कह रहे हैं मोदी जी से नाराजगी नहीं है, विधायक जी से नाराजगी। देखिए हम लोग का मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। बाकी रहा बात कि यहाँ के एमपी के, यहाँ से के विधायक के, यहाँ सारे बनिया लोग तो उपाय कर दिए। रूढ़ी जी जब डबल टेकर बन गया उसका कौन काम था बताइए? आप ही से पूछे जनता से कौन काम था? नेहरू भिखारी मोड़ से उठा, अब बस डिपो में गिर गया। उससे हमको क्या विकास हुआ? छपरा के शहर के मौना चौक आज व्यापार बंद हो गया है। तो यही हमारे एमपी साहब हैं, यही हमारे विधायक हैं। केवल अमनौर का विकास हुआ है। मोदी जी और नीतीश जी के काम से खुश हैं आप? हम नीतीश जी के काम से खुश हैं। बाकी ऐसे लोग के टिकट देंगे तो हम लोग जम के विरोध करेंगे समय पर। आम आदमी पार्टी कहाँ है? लड़ रहा है चुनाव यहाँ। आम आदमी पार्टी जो विजन है, आम आदमी पार्टी का जैसे भी घोषणा हुआ। दिल्ली से केजरीवाल जी गए, दिल्ली केजरीवाल जी गए तो जबरन गए, कोर्ट ने लिख कर दिया। बिहार में आएंगे केजरीवाल? बिल्कुल आएंगे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी प्रशांत किशोर को कहा जाता है, आरजेडी। विकास तो यही हुआ है कि आज भारत जो है वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में 1 नंबर स्थान हो गया है, समझे ना। कोई भी जाके 4 लेन 6 लेन पूरा जाम रहता है अक्सर। 4 घंटा 5 घंटा एकदम यातायात का जो व्यवस्था है एकदम चरमरा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं विकास हो रहा है। बीजेपी यहाँ 20 साल से है। पहले तो ये तय करना होगा कि विकास का मतलब क्या है। सड़क विकास का मतलब है, नाली गली विकास का मतलब है, क्योंकि जो विकास जिसको सरकार मानती है, गरीबी में नंबर 1, अशिक्षा में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, ये तो सरकार के आंकड़े हैं। विकास किस बात का है? विकास का पैमाना तो तय किया। बिहार में कोई आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी किसने किया? सबने किया। और आप देखते हैं जैसा अदर काम विकास किया। बता रहा हूँ विकास नहीं किया, काम किया। और जैसा प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार को लालू और नीतीश ने, जो बिहार की दुर्गति है इसके लिए लालू और नीतीश गुनाहगार है।
जिम्मेदार हैं, लेकिन गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है जो इनको शाह दे के यहाँ पर। प्रशांत किशोर की पार्टी से हैं, जनसुराज यहाँ पर लड़ रही है। जनसुराज को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं लोग। नहीं, वो तो कह रहे थे, बीजेपी की आजकल कुछ नहीं कह रहे। जनसुराज का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। वो नहीं, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। जनसुराज आप लोग का विधायक का दिल्ली में कोर्ट में फैसला, उस पर क्या विचार आपका? तेजस्वी यादव पर हो गया, आरोप तय हो गया। ये तो प्रोपेगेंडा है, तो प्रोपेगेंडा है। हाँ, लैंड फॉर जॉब स्कैम में है, घोटाला है, स्कैम है, तो केस चलेगा। ये बीजेपी का तो लगा ही रहता है लोग उस परिवार के साथ कि मतलब किसी न किसी कांड में फंसा है। 20 बरस से क्या करे हैं, छपरा को कबाड़ बनवा दिया, मुंह में करिखा उसको पोत के यहाँ दिखाना नहीं चाहिए। हमसे सुनिए, 2024 में तब वो जीत गए वो। अरे वह दलाली रोहिणी लालू जी की बेटी हार गई। अरे सब लालू जी नहीं तो जीती, एक नेता विहीन बा हमर छपरा की लालू के बेटी जीती। रूढ़ी जी कुछ काम नहीं। अरे रूढ़ी जी जौन कहले तो कहले, हम सीधा सीधी बात जानी ला, हमारा रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रुके के चाहिए। बिहार से उम्मीद बा, उम्मीद बादशाह हो ना, उम्मीद ककरा से बा? उम्मीद हमारा बास्ता से बा, जौन बास्ता हमर सबसे एक नंबर बा। बास्ता जनसुराज लिया वो लोगन, जनसुराज आई तबे काम होई। सर मेरा घर करिंगा पंचायत मगाईडी में पड़ता है। हम लोग कचहरी में आते हैं, ब्लॉक में काम करते हैं। हाफ पैंट पर हम लोग 10 साल से जब भी बरसात आता है हम लोग हाफ पैंट पहन के आते हैं। फुल पैंट हम लोग कभी पहन नहीं सकते हैं क्योंकि इतना पानी अभी लगा है। देखिए, बीजेपी को लेकर इतनी शिकायत है, लोग कह रहे हैं सांसद जी, विधायक जी कुछ काम नहीं किए हैं। छपरा एकदम सड़क में गड्ढा है, बरसात में पानी जम जाता है। जब कहीं विकास होगा तो गड्ढा तो होगा ही। डबल डेकर बनेगा तो आसमान में तो नहीं बनेगा, आधा अधूरा बन के उस पर हाई कोर्ट में केस था जोड़, तो रुका हुआ था, काम चालू है। आपके नीचे जब जाइएगा वहाँ आपको अटल सिवान छपरा रोड भी हम देखे हैं, वहाँ पूरा सड़क खराब स्थिति में है। सारों तो देखिए जाम। अभी हम आपको बता रहे हैं, नमामि गंगे की योजनाएं चल रही हैं, आपको गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। एक नहीं, एक आप नहीं जानते व्यवसायी का इसका मतलब पैसा नहीं चाहिए। भाजपा से पहले पूछिए कि जनता को जिसका जमीन पर है उसके लिए हाईकोर्ट में केस हुआ, इसका मतलब पैसा नहीं चाहिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।